भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों का अमानवीय व्यवहार एवं भारतीयों का शोषण उस समय चरम सीमा पर था। बेचारे गरीब भारतवासियों पर अत्याचार खत्म करने एवं भारत को आज़ाद कराने को लेकर भारत के वीर क्रांतिकारी जब अपना अमूल्य योगदान दे रहे थे, तब भारत में क्रांति की एक नई चिंगारी का जन्म होता है, जिनका नाम भगत सिंह था। नमस्ते। आज हम अवनिश्चय समूह के सदस्य महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उनके जीवन के आदर्शों एवं घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। उन दिनों उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह दोनों जेल में थे और संयोगवश जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ उसी दिन दोनों रिहा हुए थे, जिसे देखकर सबने कहा कि यह बालक तो बहुत ही भाग्यशाली है। जिसके बाद उनकी दादी जयकौर उन्हें भागो वाला कहकर बुलाने लगी और उसके बाद इसी नाम पर उनका नाम भगत सिंह पड़ गया। भगत सिंह के तेवर बचपन से ही बहुत तीखे थे। एक बार भगत सिंह अपने पिता और उनके मित्र नंद किशोर मेहता के साथ खेत गए। वहां पहुंचकर भगत सिंह घुटने के बल बैठकर मिट्टी में गन्ने गाड़ने लगे। ये देखकर उनके पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? इस पर भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं जमीन में बंदूकें बो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा ये किस लिए बो रहे हो? तो भगत सिंह बोले कि पिताजी मैं ये बंदूकें अंग्रेजों के लिए बो रहा हूँ, जिससे उनको अपने देश से भगा सकूं, उनको मिटा सकूं। भगत सिंह के इस उत्तर से दोनों लोग एकदम हैरान थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को सुनकर भगत सिंह अपने घर से काफी दूर स्थित जलियांवाला बाग जा पहुंचे और वहां से एक शीशी में क्रांतिकारियों के खून से सनी मिट्टी भरकर लाए। इस घटना ने भगत सिंह के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भारत की आजादी के लिए नवजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाला नवयुवक तैयार करना था। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा और यहां पर भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा इसके विरोध में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहां की जनता भी इसमें शामिल हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। जनता ने अपने भारी जुलूस से सारा रास्ता बंद कर रखा था, जिसे जो साइमन कमीशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस पर वहां का पुलिस अधिकारी स्कॉट बौखला गया और उसने अपने सहायक अधिकारी सैंडर्स को भीड़ हटाने का आदेश दे दिया। सैंडर्स ने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी। भगत सिंह ने राजगुरु से मिलकर 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने के धोखे लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स को मार दिया। इस पूरी कार्रवाई में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह देश के भीतर क्रांति की चिंगारी भड़काना चाहते थे और सोई सरकार व देश के लोगों को जगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार यानी संसद भवन में बम फेंकने की योजना बनाई। उस दिन असेंबली में 2 बिल पेश होने थे। पहला था जन सुरक्षा विधेयक और दूसरा औद्योगिक विवाद विधेयक।
पहले बिल के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार देश में उठ रहे नौजवानों के आंदोलनों को कुचलना चाहती थी और दूसरे विधेयक से सरकार मजदूरों को हड़ताल से वंचित कराना चाह रही थी। सभी को उम्मीद थी कि असेंबली के कांग्रेसी सदस्य सरकार के दोनों बिलों का विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी वायसराय अपनी प्रतिष्ठा की खातिर वीटो पावर का इस्तेमाल कर पास करा लेगा। इसीलिए क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि जैसे ही वायसराय विधेयक को पास करने की घोषणा करे, उस वक्त असेंबली में बम विस्फोट कर देंगे। जिस समय असेंबली में विधेयक पेश किया गया, कांग्रेस के सदस्यों ने उसे पारित नहीं होने दिया। वायसराय ने भड़क कर विधेयक को पास करने की तिथि 8 अप्रैल 1929 तय कर दी और फिर उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़कर समूचे देश की जनता का ध्यान क्रांति की ओर आकर्षित किया और बम फटने के बाद वहां पर इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद वहीं पर दोनों ने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। मुकदमे के दौरान जेल में रहते हुए भी भगत सिंह और उनके साथियों की लड़ाई जेल में भी जारी रही। राजनीतिक बंदी और अन्य अधिकारों के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल जेल में भी शुरू कर दी। वे अपने लोगों द्वारा की गई इस हड़ताल द्वारा देश के लोगों का ध्यान इस क्रांति की ओर लाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने इस भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। एक बार तो अंग्रेज़ों ने घड़ों में दूध रख दिया था, जिससे कि प्यास लगने पर वे लोग ये दूध पी लें और उनकी भूख हड़ताल टूट जाए, लेकिन उन लोगों ने यह घड़े तोड़ डाले। इसी तरह से अंग्रेज़ बार बार उस घड़ों में दूध रखते और वे लोग वो घड़े फोड़ डालते। इससे परेशान होकर जेल के अधिकारियों ने जबरदस्ती इन क्रांतिकारियों को दूध पिलाने का फैसला लिया, लेकिन क्रांतिकारियों ने दूध को पर से उगल दिया। उनकी इस कला से जेल के सारे अधिकारियों की तरकीबें नाकाम हो गई और वे ये हड़ताल नहीं तोड़वा पाए। भूख हड़ताल के चलते भगत सिंह के साथी यतीमनाथ की हालत बहुत बिगड़ गई और भूख हड़ताल के 63वें दिन यतीमनाथ दास शहीद हो गए। क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल को पूरे देश में समर्थन मिला। जगह जगह पर लोगों ने क्रांतिकारियों के समर्थन में उपवास रखे। क्रांतिकारियों की हड़ताल के आगे हार के अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पड़े। वे भगत सिंह व उनके साथियों की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। फलस्वरूप 116वें दिन भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा, मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, वे उनके शत्रु हैं। भगत सिंह जी को जब कोर्ट ले जाया गया तो उनके मुख पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। उस दिन अदालत में एक अच्छी खासी भीड़ भी जमा हुई थी, क्योंकि सबके मन में यह जानने की इच्छा थी कि आखिर अदालत अपना कौन सा फैसला सुनाती है। भगत सिंह जी भी यह चाहते थे कि अदालत उनके संबंध में जो भी फैसला दे, पूरी देश की जनता उसे अपनी आंखों से देखे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह जी को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 तथा 302, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 तथा 6F और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 120 के तहत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी तथा सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई। इस फांसी की सजा की माफी के लिए प्रिवी परिषद में एक अपील दायर की गई, लेकिन यह अपील 10 जनवरी 1931 में खारिज की गई। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वायसरॉय से एक अपील की कि वे अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए भगत सिंह जी की सजा को माफ करें। 17 फरवरी 1931 में महात्मा गांधी जी ने भी इस संबंध में वायसरॉय जी से बात की और साथ ही साथ 18 फरवरी 1931 में जनता द्वारा भी वायसरॉय से इस संबंध में अपील की गई।
लेकिन यह सब भगत सिंह जी की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह जी, राजगुरु जी तथा सुखदेव जी ये कदापि नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। सजा माफ ना हो, इसके लिए इन्होंने तत्कालीन वायसराय इरविन को पत्र लिखकर कहा कि हम युद्ध बंदी हैं, क्योंकि हमने भारतीय जनता के संघर्ष की लड़ाई में हिस्सा लिया है। हम आपको पूरी ताकत के साथ यह बताना चाहते हैं कि आप हमें फांसी पर लटकवा दीजिए। आपके हाथ में बड़ी ताकत है। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें फांसी पर लटकवा कर अपनी बेपनाह ताकत का अवश्य सदुपयोग करेंगे। हम आपको फिर यह बताना चाहते हैं कि हम युद्धबंदी हैं, इसीलिए हमारे साथ युद्धबंदियों जैसा व्यवहार किया जाए। अगर आपको उचित लगे तो हमें फांसी की बजाय गोली से उड़वा दिया जाए, इससे हमारी आत्मा को और अधिक शांति मिलेगी। इसके बाद भगत सिंह सरकार की गतिविधियों को देखकर अब समझ चुके थे कि उनके पत्र ने उनका काम कर दिया है। अब फांसी का आदेश किसी भी वक्त आ सकता था, इसलिए भगत सिंह को क्रांतिकारी लेनिन का ख्याल आया। उन्होंने अपने मित्र प्राणनाथ मेहता को पत्र लिखकर लेनिन की जीवनी भिजवाने को कहा। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें उसे पूरा करने का समय दिया जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगत सिंह से जब बताया गया कि उनकी फांसी का समय आ गया है तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, और फिर कुछ देर बाद उन्होंने लेनिन की जीवनी हवा में उछाल दी और फिर कहने लगे कि अब चलिए। भगत सिंह अपनी कोठरी से बाहर आ चुके थे और राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरी से बाहर आ चुके थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तीनों एक दूसरे के करीब आकर खड़े हो गए। बीच में भगत सिंह थे, उनके बाएं सुखदेव थे और दाहिनी तरफ राजगुरु थे। फिर तीनों कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे और ये गीत गुनगुनाने लगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। और इसके बाद 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:33 पर भारत के इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी को सुनने के बाद जेल के आसपास एकत्रित भीड़ अपना होशो हवास खो बैठी। इससे डरकर अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह तथा उनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु की लाशों को काट कर एक बोरे में भरा और उसे सतलज नदी किनारे मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश की, परंतु आसपास के लोगों को खबर लगते ही वहां पर जा पहुंचे, जिसके मारे डरकर अंग्रेजों के चमचे भाग गए और फिर उन लोगों ने विधिवत तीनों लोगों का अंतिम संस्कार किया। आखिरकार भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें आज भी हम लोगों के अंदर जीवित हैं। आज भी हम लोग उनकी शहादत को याद करते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भगत सिंह की जयंती के अवसर पर अवनिश समूह ऐसे महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और देश के युवाओं को भगत सिंह के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।